ये जो लोग आपको टहलते हुए, आराम करते हुए, सामान चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये कोई लुटेरे नहीं है, बल्कि ये बांग्लादेश के आम नागरिक है। लेकिन जिस घर से ये सामान चुरा रहे हैं वो बिल्कुल भी आम नहीं है, बल्कि 5 अगस्त से पहले ये घर बांग्लादेश का हाई सिक्योरिटी वाला घर था। लेकिन बावजूद इसके लोग आराम से लूटपाट मचा रहे हैं और ये घर बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना का है। लेकिन वो इस घर तो छोड़ो, इस देश में भी नहीं है और इसीलिए यहाँ ये सब कुछ हो रहा है। पर सवाल आता है कि क्या सिर्फ आरक्षण की आंख पूरा देश चला सकती है? आखिर ऐसा कैसे हो गया कि देश की पीएम को ही देश छोड़कर जाना पड़ा? और सबसे जरूरी, इंडिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? सो जानने के लिए लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले अभी के हालत की बात करते हैं। बांग्लादेश में पिछले 3 से 4 हफ्ते ऐसे गुजरे जैसे वहां फिर से 1971 के बाद आजादी की जंग छिड़ गई हो। स्टूडेंट्स से लेकर विपक्षी नेता तक सब गवर्नमेंट के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं। ये सब कुछ शुरू होता है रिजर्वेशन के खिलाफ, लेकिन फिर देखते ही देखते ये आंदोलन सरकार के खिलाफ हो गया और अब बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना आर्मी हेलीकॉप्टर से अपना चलता हुआ देश छोड़कर भारत पहुंच चुकी है और यहाँ से उनका प्लान दिल्ली होते हुए लंदन जाने का था। इधर स्टूडेंट्स और जनता सड़क पर उतर आई है। लोगों के हाथों में बांग्लादेश का राष्ट्रीय झंडा है, स्टूडेंट्स के हाथों में पोस्टर और बैनर है। सड़कों पर लोग शेम ऑन शेख हसीना, शहीद का खून जाया नहीं जाएगा जैसे नारे लगा रहे हैं। लोगों के लिए ये दूसरी आजादी का लम्हा है। अब ये सारा खेल शुरू कैसे हुआ? अभी के हालात तो आप समझ गए होंगे, लेकिन जितनी बड़ी ये आग है उसे देखकर लगता नहीं कि ये सिर्फ 3 से 4 हफ्तों में लगी होगी। तो अब समझिएगा, बांग्लादेश के इन हालातों का सेंटर है वहाँ का रिजर्वेशन सिस्टम। अब आपको बांग्लादेश का वो रिजर्वेशन सिस्टम भी समझा देता हूँ जिसके चलते ये पूरा बवाल खड़ा हुआ। इस सिस्टम में महिलाओं और अंडर डेवलप्ड इलाकों से आने वाले लोगों के लिए 10-10% सीटें रिजर्व है। इसके बाद आते हैं मूल निवासी, उनके लिए भी 5% सीटें रिजर्व है। 1% सीटें विकलांग लोगों के लिए भी रिजर्व है। इस तरह टोटल आंकड़ा होता है 56%। यानी सरकारी नौकरियों में 100 में से 56 सीटें पहले से रिजर्व होती है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 44% सीटें ही होती है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी की चाहत बढ़ती जा रही है। कारण वही जो भारत में है, क्योंकि सरकारी जॉब्स प्राइवेट जॉब्स के मुकाबले ज्यादा कंफर्टेबल और स्टेबल होती है। लेकिन कोटा की वजह से इसमें भी कंपटीशन बहुत है। इसके खिलाफ पहला प्रोटेस्ट 2018 में हुआ था। तब राजशाही यूनिवर्सिटी से आंदोलन शुरू हुआ। प्रोटेस्ट करने वाले बच्चों ने पूरे मुल्क को जमा कर लिया। आंदोलन करने वाले बच्चों की मांग थी कि इस रिजर्वेशन को कम किया जाए, लेकिन फिर सभी बच्चों ने 1 जुलाई को बैनर तले प्रोटेस्ट करने का डिसाइड किया और फिर उसी दिन स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन वजूद में आता है। इसके बाद जुलाई में पूरे बांग्लादेश में प्रोटेस्ट तेज हुए और 15 जुलाई को सबसे पहले हिंसा की खबर आती है। डेली स्टार अखबार के अकॉर्डिंग इस दिन स्टूडेंट लीग के लोगों ने प्रोटेस्ट कर रहे बच्चों पर हमला किया। अखबार के अकॉर्डिंग 15 जुलाई को स्टूडेंट लीग के लोग ढाका मेडिकल कॉलेज के कैंपस में पहुंचे। यहां मारपीट हुई। इसके अलावा उन्होंने घायल बच्चों को भी मारा पीटा। 16 जुलाई तक ये प्रोटेस्ट ढाका के बाहर पहुंच चुका था। फिर अवामी लीग के कार्यकर्ताओं की छात्र लीग के प्रोटेस्ट कर रहे बच्चों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई। इसके बाद 17 जुलाई को इन बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए ढाका के अलग अलग यूनिवर्सिटी में बच्चे इकट्ठा हुए, लेकिन पुलिस ने इन लोगों पर हमला कर दिया। इसके बाद सरकार वर्सेस प्रोटेस्ट हो गया और 22 जुलाई तक मरने वालों की संख्या 140 हो गई थी। इसके बाद जब सरकार पर दबाव पड़ता है तो उन्होंने पूरा कोटा सिस्टम रद्द कर दिया, पर सरकार के फैसले के खिलाफ लोग अदालत चले गए। फिर 5 जून 2024 की तारीख आई। कोर्ट ने 2018 के फैसले को अवैध करार दिया। पहले वाला कोटा सिस्टम फिर से लागू करने के लिए कहा। अब जिसके खिलाफ स्टूडेंट्स ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया था, तो जाहिर सी बात है वो इस फैसले से खुश नहीं थे। कई हफ्तों तक प्रोटेस्ट शांति से चला और मामला सिर्फ नारेबाजी और रैलियों तक सीमित था, मगर 15 जुलाई को हिंसा भड़क गई। इसकी शुरुआत ढाका यूनिवर्सिटी से हुई। इस समय पूरा बांग्लादेश अस्त व्यस्त था और उसकी लीडर देश छोड़ चुकी है। अब सवाल आता है कि शेख हसीना बांग्लादेश से भागी क्यों? अब मैं अगर आपसे कहूं कि शेख हसीना की बांग्लादेश से भागने की वजह और कोई नहीं बल्कि उनकी जान को खतरा है, तो जी हाँ, वो अपने पूरे परिवार को खो चुकी है। ऐसे में उन्हें डर है कि जो उनके परिवार के सदस्यों के साथ हुआ है, कहीं ऐसा उनके साथ भी ना हो जाए। अब आगे बांग्लादेश में क्या होगा?
तो दोस्तों अब चर्चा इस बात की है कि बांग्लादेश में तख्ता पलटने वाला है, क्या सेना के हाथों में सत्ता आ जाएगी। अब जैसे बांग्लादेश के हाल है, इस पॉसिबिलिटी को नकारा भी नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ का इतिहास बताता है कि यहाँ की सेना भी सरकार में आ सकती है। बांग्लादेश में तख्ता पलट तो एक आम बात है। 2009 में भी शेख हसीना के पीएम बनने से पहले मिलिट्री सपोर्ट वाली कार्यवाहक सरकार ही बांग्लादेश चला रही थी। ऐसे में बांग्लादेश की सेना और सरकार के बीच काफी करीबी रिश्ते देखे जाते हैं। वैसे तो दोस्तों बांग्लादेश की सेना का मानना है कि सरकार को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, पर जब जब देश में अनस्टेबिलिटी का दौर आया है, सेना ने अपना फर्ज बखूबी निभाया, लेकिन एक बार फिर वही दौर आया है। ऐसे में बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने ऐलान किया है कि देश में अंतरिम गवर्नमेंट बनेगी। उन्होंने अपील की है कि जनता हिंसा न करे और सेना पर भरोसा रखे। देश की पूरी कमान सेना ने अपने हाथों में ले ली है। अगर इस समय भारत की बात करें तो भारत को दो चीजों को संभालना होगा, पहला बांग्लादेश और भारत के रिश्ते और दूसरा पलायन। वैसे दोस्तों इस पूरे मामले पर इंडियन गवर्नमेंट की नज़र बनी हुई है और जल्द ही ये मामला भी सुलझ जाएगा। वैसे इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।